अगर आप आईफोन ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं जी साहब ने कहा आईफोन खरीद सकते हैं, तो भाई साहब ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आईफोन खरीदते हैं उस पे भी उसने टैक्स दिया। और यहाँ ये कह रही है या तर्क दे रही है कि इसके बदले में आपको डेवलपमेंट मिले। किराया लोग देते हैं, पानी का किराया लोग देते हैं, टोल टैक्स लोग दे रहे हैं, गाड़ी जब आप खरीद के लाते हैं उसका जो है वो आप टैक्स भरते हैं। ड्यूटी है वहां पर जो कानून लागू है, अब वो जम्मू कश्मीर में तो लागू होंगे। सरकार किसके लिए है? लोगों के लिए। लोगों के लिए। प्रशासन किसके लिए है? जो कानून आप लागू करते हैं, क्या कभी उसमें लोगों का आराय मशवरा लिया? पंचायतें हैं, आपके पास बीडीसी हैं, आपके पास डीडीसी हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक रिप्रेजेंटेशन है ना, चुने हुए नुमाइंदे हैं ना। तो आप किसी भी फैसले में इन चुने नुमाइंदों का वजूद ही नहीं समझ। जहाँ एक शख्स को 10 मरले जगह में रहने के लिए बढ़िया तरीके से रह सकता है, वहां पर वो 2 कनाल जमीन जो है वो बनाकर मकान बैठा हुआ है, उससे प्रॉपर्टी जो है वो महंगी होती है। तमाम जिन लोगों ने जिनको नीड होती है, वही जो बाहर के जो जमीन है उसके रेट जो है वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टी रखी है, अगर आपने 5 प्लॉट लेकर रखे हैं, बड़ा मकान बनाकर रखा है, तो समझे जी प्रॉपर्टी टैक्स देने में हर्ज भी क्या है। अगर आप आईफोन ले सकते हैं, बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट्स ले सकते हैं, तो फिर आप प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते? ये मेरा कहना नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का कहना है। उनका कहना है कि अगर आप लोग बढ़िया से बढ़िया आईफोन ले सकते हैं और कई सारी महंगी महंगी इक्विपमेंट्स जो है वो आप ले सकते हैं, आईपैड ले सकते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या हर्ज है? प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको? अगर आप हर चीज़ जो है वो बढ़िया तरीके से खरीद सकते हैं, ब्रांडेड चीज़ ले सकते हैं, तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। इस सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा इस समय मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। सर, एलजी साहब कह रहे हैं कि अगर आप बढ़िया से बढ़िया आईफोन ले सकते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए का आप इक्विपमेंट्स और खरीद सकते हैं, तो फिर एक मामूली सा प्रॉपर्टी टैक्स देने में क्या हर्ज है? ये एलजी मनोज सिन्हा जी कह रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सही है, देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि बात लेने और देने की हो रही है। बढ़िया बढ़िया आईफोन ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं? लोग ले सकते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स किसको देना है? सरकार को देना है। वो देना है, वो लोगों ने लेना नहीं है। अब ये तर्क है कि सरकार यहाँ ये कह रही है या तर्क दे रही है कि इसके बदले में आपको डेवलपमेंट मिलेगी, इसके बदले में आपको सड़कें मिलेंगी, बिजली मिलेगी, पानी मिलेगी, सुख सुविधाएँ मिलेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, और बड़ी बात यह है नरेश जी कि मैं इस वक्त जो है वो एक, क्योंकि पत्रकार जो है वो जनता का नुमाइंदा है, वो किसी सरकार का नुमाइंदा नहीं है, वो किसी कारपोरेट का नुमाइंदा नहीं है, वो किसी बिजनेसमैन का नुमाइंदा नहीं है, वो आम लोगों की बात करता है। इसलिए मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ कि ये जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि प्रॉपर्टी टैक्स के बदले में आप डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं आप कि अच्छी सड़कें मिलेगी, उसके लिए पहले से जो लोग हैं वो रोड टैक्स देते हैं। आप बिजली की बात कर रहे हैं कि बिजली मिलेगी, अनकट बिजली मिलेगी, वो तो कभी मिली नहीं जम्मू कश्मीर में। अनकट बिजली मिलेगी, बिजली का किराया लोग देते हैं, पानी का किराया लोग देते हैं, टोल टैक्स लोग दे रहे हैं, गाड़ी जब आप खरीद के लाते हैं उसका जो है वो आप टैक्स भरते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी ऑलरेडी जो आप सुविधाएं दे रहे हैं उसके बदले में तो लोग पहले से टैक्स देते हैं सभी। अब ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है, इसके बदले में आप कौन सी ऐसी नई स्पेशल डेवलपमेंट करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जो सुविधाएं आप दे रहे हैं, जो डेवलपमेंट आप दे रहे हैं, जिसके बदले में आप टैक्सेस ले भी रहे हैं, अब इससे प्रॉपर्टी टैक्स से जो है वो जो पैसा इकट्ठा होगा उससे आप कोई और सुविधा देने जा रहे हैं, इस दुनिया से बाहर की सुविधा देने जा रहे हैं जो पहले से जम्मू कश्मीर में लोगों को सरकार नहीं दे रही। अगर जेके यूटी की बात करें तो तमाम जितनी भी यूटीज़ हैं, जो भी प्रदेश जो है यूटी हैं, वहाँ पर जो कानून लागू हैं अब वो जम्मू कश्मीर में तो लागू होंगे ही। देखिए, बड़ी बात यह है वो जम्मू कश्मीर में लागू होंगे ही, ये एक ठीक है, सरकार के पास तर्क है कि जो बाकी जगह पे लागू हैं पूरे हिंदुस्तान में लागू हैं, यहाँ जम्मू कश्मीर में भी लागू होना चाहिए। ये आप ही के बयान होते हैं, आप ही की सरकारों के बयान रहे हैं, पिछली सरकारों से लेकर मौजूदा सरकार तक। और आज भी आप देखिए कि 2019 से पहले बार बार सरकार तर्क देती है कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं था, जम्मू कश्मीर बिल्कुल गरीब स्टेट थी, जम्मू कश्मीर में पिछड़ापन था, जम्मू कश्मीर में भुखमरी थी, बेरोज़गारी थी। ये आप ही कह रहे हैं ना कि 2019 से पहले जम्मू कश्मीर ये था, अब 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ये हो गया। तो
बड़ी बात यह है कि आप कहते हैं कि 2019 में आपने एक बहुत बड़ी सर्जरी की जम्मू कश्मीर की, धारा 370 ख़त्म करके यहाँ ट्रांसपेरेंसी आ गई, यहाँ अकाउंटेबिलिटी आ गई, यहाँ रोज़गार आ गया, यहाँ डेवलपमेंट आ गई। तो जब आप एक इतनी बड़ी सर्जरी की आपने, और कोई भी आप देखिए, कोई भी पेशेंट आपको पूरी दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा कि उसी वक्त आप उसकी हार्ट सर्जरी करेंगे, ओपन हार्ट सर्जरी भी करेंगे और उसी वक्त आपको बेड पे भी खड़ा कर देंगे और चलेंगे कि कहिए कि जाइए अब चलते बनिए, आप चल सकते हैं, आप अच्छी सांस ले सकते हैं, आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। ये आप ही कहते रहे कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक बीमारू राज्य है, और आज आप सारे टैक्सेस इसलिए लगा रहे हैं कि बाकी देश दे रहा है तो आप क्यों नहीं दे रहे। तो इसलिए आप या तो आप ये कहना बंद कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर जो है वो गरीब स्टेट है, डिपेंड स्टेट है। टूरिज़्म को लेकर जो है वो आप बताइए कौन सा ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो आपने यहाँ पे खड़ा कर दिया, कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो है वो आपने यहाँ पर लगा दी जिससे यहाँ की बेरोज़गारी ख़त्म हो गई। अब सेल्फ डिपेंडेंट कोई अपना काम रोज़गार कर रहा है, किसी ने अपना रेडी लगा ली, किसी ने अपनी दुकान लगा ली, आप उसको भी अपने खाते में डाल देते हैं कि इतने लोगों को रोज़गार मिल गया, वो सरकार ने नहीं दिया। कोविड के बाद लोग बेरोज़गार हुए, कोविड के बाद लोगों के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो ख़त्म हो गए, लोगों की जो नौकरियां ही, वो आप कह सकते हैं आप पूरे देश में हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हुआ। सुनीति, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो कहीं जो भी यहाँ पर कानून लागू होगा वो केंद्र से ही लागू होगा। तो आपको क्या ऐसा इस समय लग रहा है कि भाजपा के जो ये नुमाइंदे हैं, आप उनको बड़े करीब से जानते हैं क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको लगता है कि एलजी के साथ जो इनकी बातचीत कोई हो रही है या फिर सिर्फ आश्वासन देते हैं कि हम एलजी से बात करेंगे? उस पर जाने से पहले मैं एक उदाहरण दूंगा। जैसे मैंने सर्जरी की बात की, आप किसी अच्छे अस्पताल में जाते हैं, अच्छे अस्पताल में पहले आपको सुविधाएं दी जाती हैं, पहले आपका ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद आपका बिल पेमेंट होता है। यहाँ क्या हो रहा है, आप या तो पहले अच्छी सड़कें बनाते, अच्छी डेवलपमेंट करते, उसके बाद आप ये टैक्सेस लगाते ना, हो तो रही हैं उसके बाद आप ये टैक्सेस लगाते ना, तो लोगों को समझ आता कि आप ये सुविधा दे रहे हैं, उसके बदले में आप लोगों को पेमेंट करनी है। मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जल्दबाजी हो रही है? देखिए, अभी कल मैंने एक वीडियो चढ़ाया, मेरे दफ्तर के पास एक सड़क थी, इस वक्त जो है वो सड़कें उखाड़ी जा रही हैं और बनी बनाई सड़कें जो है वो उखाड़ी जा रही हैं। सड़क उखाड़ी गई, उसके बाद वहाँ पे फिर से ब्लैक टॉपिंग की गई, उसके बाद दोबारा से उस सड़क को उखाड़ा गया फुटपाथ बनाने के लिए। जब सड़क उखाड़ी गई तब आपने फुटपाथ क्यों नहीं बनाया? जब उसके बाद एक बार पूरा आपने वो सड़क पूरी जो है वो गोल मार्केट से लेके और पूरा जो एरिया है वो आपने पूरा ब्लैक टॉपिंग कर दिया, कितना पैसा खर्च हुआ उसके ऊपर। अब दोबारा से उस सड़क को उखाड़ा जा रहा है, कल ही मैंने वीडियो चढ़ाया। वो पैसा कहाँ, किस तरह से, देखिए लाखों रुपया जो, करोड़ों रुपया जो है वो ज़ाया हो रहा है। कितनी बार आप और हम ये वीडियो चलाते हैं कि एक सड़क जो है वो ब्लैक टॉपिंग पड़ी और 1 महीना भी नहीं निकला और 1 महीने के बाद वहाँ से सारी सड़क उखड़ गई। मतलब आपका कहना सिस्टम खराब है, सिस्टम सही नहीं है? देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है कि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि ऐसी कौन सी ऐसी स्पेशल डेवलपमेंट आप करवाने जा रहे हैं जो पैसा प्रॉपर्टी टैक्स से आप जनरेट करेंगे और एक नई स्पेशल डेवलपमेंट होगी उस पैसे से जो कि नहीं हो रही। जैसा मैंने कहा, जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है उसके पैसे भी तो आप ले रहे हैं भाई, टोल टैक्स आप ले रहे हैं, सेल टैक्स आप ले रहे हैं, इनकम टैक्स आप ले रहे हैं, रोड टैक्स आप ले रहे हैं, गाड़ियों के टैक्स आप ले रहे हैं, वैट आप ले रहे हैं, पेट्रोल पे टैक्स आप ले रहे हैं। कौन सा टैक्स आप नहीं ले रहे? और उसी के बदले में तो डेवलपमेंट करवा रहे हैं ना। अब प्रॉपर्टी टैक्स के लिए अलग से कौन सी डेवलपमेंट होगी, या उसका एक अलग से खाता तैयार किया जाएगा, या जैसा मैंने कहा कि उसी तरह से बर्बादी होगी लाखों करोड़ों रुपए की। एक सड़क डालो, उखाड़ो, डालो, उखाड़ो, डालो, उखाड़ो, डालो, तो प्रॉपर्टी टैक्स का भी वही हाल होगा ना, जो ऑलरेडी जो आप टैक्सेस ले रहे हैं। तो ये चीज़ें तो कहीं देखी नहीं जा रही सरकार की ओर से। मेयर राजेंद्र शर्मा भी कह रहे हैं कि हाउस में इसके ऊपर जो है वो चर्चा होगी तमाम कॉरपोरेटर के साथ, और एक तरफ अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी जो है वो भाजपा के कॉरपोरेटर्स की है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए डन समझे कि लगना ही लगना है। अब देखो, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि मेयर जो है वो कह रहे हैं, कश्मीर मेयर ने कहा कि हम नहीं लगने देंगे, जम्मू मेयर ने पहले जब हाउस चला कहा कि नहीं लगने देंगे। अब मुझे ये बताइए एलजी साहब जो है वो मुझे ये बताएं, सरकार किसके लिए है? लोगों के लिए। लोगों के लिए। प्रशासन किसके लिए है? लोगों के लिए। डेवलपमेंट किसके लिए है? लोगों के लिए। क्या आप जो कोई भी फैसला लेते हैं, जो कोई भी आप ऑर्डर निकालते हैं, क्या उसमें आम लोगों की राय आप लेते हैं?
क्या आपने पब्लिक डोमेन में ये चीज़ रखी? मुझे बड़ा अच्छी तरीके से याद है कि इसी सरकार के दौरान, शायद या बीजेपी पीडीपी सरकार के दौरान जो है वो कुछ इशू था, मुझे प्रॉपर सही से याद नहीं आ रहा। उसके बाद गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट निकाली और ये कहा कि अगर हम ये लागू कर देंगे या ये हो जाएगा तो हमें इतने करोड़ों रुपया जो है वो नुकसान हो जाएगा, या पब्लिक पर इतने करोड़ों रुपया जो है वो बोझ पड़ेगा। तो क्या पब्लिक उसके लिए तैयार है? आज आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, क्या आपने वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया? आप लोगों से राय लेते, कॉमन सिविल सोसाइटी उससे राय लेते कि हम ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं। आज जिस तरह से आप दे रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स, इस टैक्स लगाने के ट्रूथ्स एंड फैक्ट्स क्या हैं, ये बेटर होता। आप पहले इस चीज़ को पब्लिक डोमेन में लाते, लोगों से राय लेते कि हम ये करने जा रहे हैं, बताइए इससे आपको ये इतना बोझ पड़ेगा, इतना फ़ायदा होगा, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? पब्लिक डोमेन में कोई कानून जो है वो नहीं रखा जाएगा। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। दूसरी बात यह है, जैसा आपने कहा, आप भी मानते हैं, लोग भी मानते हैं, सरकार भी मानते हैं कि सरकार लोगों की है, लोगों के लिए है, लोगों की है। इसलिए जो कानून आप लागू करते हैं, क्या कभी उसमें लोगों का आराय मशवरा लिया? आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, आप कह सकते हैं कि ठीक है भाई, इस बार चुनी हुई सरकार नहीं है तो हम लोगों से कैसे पूछें। आप एडवर्टाइजमेंट निकालते, लोगों से राय मशवरा लेते। दूसरी बात, आपके पास पंचायतें हैं, आपके पास बीडीसी हैं, आपके पास डीडीसी हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं पूरे जम्मू कश्मीर को, फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक रिप्रेजेंटेशन है ना, चुने हुए नुमाइंदे हैं ना। तो आप किसी भी फैसले में इन चुने हुए नुमाइंदों का वजूद ही नहीं समझते। कॉरपोरेशन कहती है कि हम नहीं लगाते, आपने उनको लागू कर दिया। कश्मीर कॉरपोरेशन कह रही है, कश्मीर के मेयर ने कहा हम नहीं लगने देंगे, आपने लागू कर दिया। जम्मू के मेयर ने कहा हम नहीं लगने देंगे, आपने लागू कर दिया। इन कॉरपोरेशंस का वजूद क्या रहा? इनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं उनका क्या वजूद रहा? लोगों ने जो वोट डाला, जो लोगों ने वोट कास्ट किया, अपने नुमाइंदे चुने, उनका क्या वजूद रहा? आप एक तानाशाही फरमान निकालते हैं। और बड़ी बात यह है कि इस प्रॉपर्टी टैक्स को इम्प्लीमेंट किसने करना है? म्यूनसिपैलिटीज़ ने, अर्बन लोकल बॉडीज़ ने। इस प्रॉपर्टी टैक्स से जो पैसा आएगा उसकी मैनेजमेंट किसने करनी है? इन बॉडीज़ ने। लेकिन इन बॉडीज़ को आपने कानून बनाने से पहले ऑन बोर्ड लिया ही नहीं, उनको पूछा ही नहीं। तो ये कैसी लोकशाही है? मेरा सवाल यहाँ पर, अगर प्रॉपर्टी की ही बात कर लें तो अगर एक परिवार को घर पे 2 बेडरूम का एक घर चाहिए, छोटा एक बाहर जो है वो गाड़ी पार्किंग चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कई सारे लोगों ने जो है वो 2-2, 3-3 कनाल में जो है बड़े बड़े मकान बना कर रखे हैं, एक लॉन जो है सैर करने के लिए सुबह घर पे बना के रखा है, जहां एक शख्स को 10 मरले जगह में रहने के लिए बढ़िया तरीके से रह सकता है, वहां पर वो 2 कनाल ज़मीन जो है वो बनाकर मकान बैठा हुआ है। उससे प्रॉपर्टी जो है वो महंगी होती है। तमाम जिन लोगों ने, जिनको नीड होती है, वही जो बाहर के जो ज़मीन है उसके रेट जो है वो डे बाई डे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने प्रॉपर्टी रखी है, अगर आपने 5 प्लॉट लेकर रखे हैं, बड़ा मकान बनाकर रखा है, तो सुनिंदर जी प्रॉपर्टी टैक्स देने में हर्ज भी क्या है फिर? नहीं, उन लोगों पे लगाइए तो कहा ना अभी अरुण कुमार मेहता जी ने कहा। अब मैं आता हूँ। मान लीजिए कोई एक शख्स है, उसने अपना पेट काट कर, अपने बच्चों की इच्छाएं मारकर, अपने बच्चों के शौक़ मारकर एक मकान बनाया। उस मकान बनाने में सरकार की भागीदारी कहाँ है, मुझे बताइए। सरकार का क्या सहयोग है उस इंसान के मकान बनाने में? बिल्कुल। आप कहेंगे हम बिजली दे रहे हैं, वो बिजली का किराया दे रहा है। आप कह रहे हैं कि उसके घर तक सड़क पहुंची है, वो रोड टैक्स देता है। आप कहते हैं कि और कोई जो टैक्सेस हैं वो जो ले रहे हैं ना आप लोगों से, उस घर को बनाने में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? पर जितनी नीड होनी चाहिए उससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं आप। जहाँ तक आपको, क्या मुझे भी सबको लगता है कि अगर ज़रूरत अगर आपकी 10-12 मरले में है तो आप 2 कनाल में मकान बना के रखेंगे, तो कल को कोई आपके पड़ोसी नहीं, आपके पड़ोस में मकान बनाना हो तो उसे जगह ही नहीं मिलती है मकान बनाने की। कितनी दुनिया है ऐसे, जितनी भी हो, अगर उनको टैक्स देना है तो क्या है? अभी सरकार कह रही है 1,000 स्क्वायर फीट तक नहीं लगे। अभी कहा ठीक है 1,000 स्क्वायर फीट, ठीक है आपने कर दिया। अब आप गांव में रहते हैं, मैं गांव में रहता हूं, मेरी अपनी ज़मीन है, मान लीजिए, बिल्कुल ठीक है, मेरी ज़मीन है, मेरे पास खुला इलाका है, वो मैंने ख़रीदी हुई नहीं है, पुश्तैनी ज़मीन है। अब उसमें आप 1,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा जो है वो अपने खुले एरिया में, अपने खेत में कहीं मकान बनाएंगे तो आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। अगर आप कमेटी में आते हैं, म्यूनसिपल कमेटी में आते हैं, तो वो सारी चीज़ें देखिए ना। अर्बन एरियाज़ में जो है वो ये पैरामीटर्स चल सकते हैं।
रूरल एरियाज़ में जहाँ कमिटीज़ हैं वहाँ पे ये पैरामीटर्स कैसे चलाएंगे आप? तो ये चीज़ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सुविधाएं आप दे रहे हैं उनके बदले में आप ऑलरेडी उनसे टैक्स वसूल करते हैं। मैं वही कह रहा था कि एक आदमी अपना घर बनाता है, उस घर के बनाने में सरकार का क्या सहयोग है? आप देखिए आज रेत के रेट्स कहाँ चले गए, बजरी के रेट कहाँ चले गए, सीमेंट के कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ चली गई, लेबर कास्ट कहाँ चली गई। उसके ऊपर कभी सरकार ने कोशिश की कि 1000 स्क्वायर फीट जिसने मकान बनाया है उसको कितना लूटा जा रहा है? इसके बदले में उन चीज़ों पर कभी चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की? जिस तरफ काम करना होगा, जिससे आम लोगों को राहत मिलेगी, वो नहीं करेगी सरकार, प्रॉपर्टी टैक्स लगाएगी। और बड़ी बात यह है, ये जो एलजी साहब ने कहा आईफोन खरीद सकते हैं, तो भाई साहब ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आईफोन खरीदते हैं उस पर भी उसने टैक्स दिया हुआ है। अब आईफोन का कंपैरिजन आप प्रॉपर्टी टैक्स से मत करिए कि आईफोन खरीदा है, सारी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में आईफोन रखे हैं क्या? कितने लोग होंगे ऐसे जिन्होंने आईफोन रखे हैं? किस तरह का कंपैरिजन कर रहे हैं आप? लोगों में आपके सूझबूझ को लेकर अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि आप सभी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को एक ही हंटर से देख रहे हैं, एक ही चश्मे से देख रहे हैं। सबने आईफोन खरीदे हैं क्या? सुरेंद्र जी, अंत में सवाल मेरा रह गया था, क्या भाजपा के जो इस समय नुमाइंदे जो पहले चुने गए थे उनकी क्या कोई एलजी साहब से बात होती है, या फिर ऐसे ही सिर्फ लोगों को कहते हैं हम एलजी साहब से बात करेंगे? जब भी सवाल उठता है भाजपा वाले तो चुप्पी सा चुके हैं, जब भी प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर बात कर रहे हैं तो मुंह से निकल भी कुछ नहीं रहा है। आपको लगता है इनका तालमेल है या फिर ऐसे ही? बीजेपी खुद इस कोशिश में है कि एलजी जो है वो किसी तरह से यहाँ से निकाले जाएं, यहाँ से जाएं। 2-3 बार जो यहाँ की बीजेपी बिल्कुल 2-3 बार तो वो दिल्ली तक भी गए, शिकायत लेके भी गए, लेकिन यहाँ उल्टा पड़ता है, इनको उल्टी फटकार लगी। अमित शाह जो है वो उन्होंने फटकार लगाई कि जाओ एलजी साहब के साथ बैठो। राजौरी में जब हत्याकांड हुआ, राजौरी हत्याकांड के दौरान जब अमित शाह जो है वो यहाँ पहुँचे और राजौरी उनको जाना था, तो पहले दिल्ली से ये फटकार खा कर आए। उसके बाद यहाँ राजभवन में जो है वो एलजी साहब के साथ उनकी बैठक करवाई गई, पैचअप करवाया गया। ये खुद परेशान है, मैंने इनकी मानी नहीं जा रही है। बेसिकली ये खुद परेशान है। और एलजी के जितने भी फैसले जो हैं वो हो रहे हैं ना जम्मू कश्मीर में, उसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है और बीजेपी खुद परेशान है इन चीज़ों से। अभी ऑफ द रिकॉर्ड में बात करूं, किसी एक नेता से मेरी बात हो रही थी, बड़े टॉप के नेता से बात हो रही थी, बीजेपी के नेता से। वो कह रहे हैं जो हम कहते हैं ना एलजी साहब उस चीज़ का उल्टा करते हैं। अब डायरेक्शंस कहाँ से हैं वो समझ में नहीं आ रहा। तो बीजेपी खुद परेशान है एलजी के फैसलों से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र शर्मा थे। इनका कहना है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स आप लगा रहे हैं तो चलिए बेहिचक लगाइए भी सही, पर आपने कौन से ऐसा नया जो कारनामा है लोगों के लिए करने जा रहे हैं, कौन सा ऐसा लोगों को फ़ायदा देने जा रहे हैं? पहले आप तमाम उन तैयारियों पे जुटे हैं, उनको पहले कंप्लीट कर लेते। सब डेवलपमेंट जितनी भी आप रोड बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, सब बना के रखते, लोग खुश होते कि वाकई में भाई जम्मू कश्मीर में कुछ नया हो रहा है। उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर दे, बड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं आप। और दूसरी तरफ जो भाजपा के यहाँ के नुमाइंदे हैं उनका साथ तालमेल जो है वो एलजी के साथ जो है इस समय जो लग रहा है कि वो कहीं गड़बड़ाया हुआ लग रहा है और बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को समझना। और जब भाजपा वालों से सवाल भी किया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर तो चुप्पी साध चुके हैं भाजपा नेता भी। फिलहाल बने रहे हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहें NES डिजिटल TV। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू।